हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, जब दजला और फरात नामक नदियों के बीच रहने वाले इंसान अपने पुराने शिकार और संग्रहण के तौर तरीकों को छोड़कर फसल उगाने और व्यापार करने जैसे आधुनिक तौर तरीकों की तरफ चल पड़े थे। दजला और फरात नदियां, जिन्हें इंग्लिश में क्रमशः टाइग्रेस और यूफ्रेटिस रिवर कहा जाता है, वर्तमान तुर्की के पहाड़ों से निकलकर सीरिया, इराक से होते हुए फारस की खाड़ी में गिरती हैं। इसी ऐतिहासिक क्षेत्र, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, में दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता विकसित हुई, जिसे इसी क्षेत्र के नाम पर मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम दिया गया है। मेसोपोटामिया शब्द दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का मतलब मध्य का और पोटामिया का मतलब होता है नदियाँ। तो मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जाहिर सी बात है, दो नदियों के बीच होने के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिहाज से बेहद उपयुक्त था, और जहाँ खेती अच्छी हो रही हो वहाँ सभ्यता पनपते देर नहीं लगती। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें मेसोपोटामिया क्षेत्र के भूगोल और वहां पर रह रहे लोगों के बारे में जानना जरूरी है। मेसोपोटामिया के उत्तर में टोरस और एल्बुर्ज पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जहां से दजला, फरात और उनकी सहायक नदियां निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई फारस की खाड़ी में गिरती हैं। मेसोपोटामिया के पूर्व में भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसे जाग्रोस माउंटेन्स कहा जाता है। पश्चिम की ओर भूमध्य सागर और सीरियन मरुस्थल मेसोपोटामिया की सीमा निर्धारित करते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता अपने शिखर के दिनों में थोड़े समय के लिए इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित पड़ोसी सभ्यता मिस्र तक भी फैली हुई थी। हालांकि मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच अरब के मरुस्थल के रूप में एक बड़ी प्राकृतिक सीमा भी स्थित है। यह तो बात हुई मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्र और सीमाओं की। अब बात करें मेसोपोटामिया के अंदरूनी भागों की, तो वह भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटे जाते हैं। दक्षिणतम भाग, जिसमें इस सभ्यता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण नगर जैसे कि उर, उरुक, एरिडू और लगाश स्थित थे, को सुमेर कहा जाता है। सुमेर के उत्तर में लगते हुए क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बेबीलोन था, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बेबीलोनिया पड़ गया। बेबीलोन के उत्तरी पश्चिमी भागों में अक्कदी लोग रहते थे, और इस क्षेत्र को अक्कद का नाम दिया जाता है। मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले लोग जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे और अपने प्रभाव का विस्तार किया, तब उन्होंने असुर नाम के क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, जिससे इन लोगों को असीरियाई और इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। आगे चलकर निनवे इस सभ्यता का एक प्रमुख नगर बन गया था। अब बात आती है कि मेसोपोटामिया सभ्यता को बसाने वाले यह लोग थे कौन, यह कहां से आए थे, इनके पूर्वज कहां से थे और इनके वंशज अब कहां हैं। यही तो आपको पता लगाना है सर। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना बेहद मुश्किल काम है। यही कारण है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इतिहासकारों ने अनेक मत दिए हैं। उनमें से एक मत कहता है कि यह लोग यहीं के मूल निवासी थे, जो धीरे धीरे अपने शिकारी संग्राहक तौर तरीकों को छोड़कर आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति के बाद धीरे धीरे खेती की ओर अग्रसर हो गए। हालांकि एक दूसरे मत के मुताबिक मेसोपोटामिया की सभ्यता को बसाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि भारतीय थे। दरअसल 2013 में शोधकर्ताओं ने ओपन एक्सेस जर्नल PLOS 1 और जर्नल ऑफ कंपैरेटिव ह्यूमन बायोलॉजी में 2 स्टडीज प्रकाशित की थी, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दरअसल शोधकर्ताओं ने सीरिया में फरात घाटी में स्थित 2 मेसोपोटामियन साइट्स तेल अशरा और तेल मसायक नामक जगह से 4 कंकालों का DNA हासिल करने में सफलता प्राप्त की। यह चारों स्पेसिमेंस 2500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच के हैं, और इन सभी का DNA उस DNA से मेल खाता है जो भारत, पाकिस्तान, हिमालय क्षेत्र और तिब्बत के क्षेत्रों में अपर पैलियोलिथिक पीरियड मतलब 50,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के बीच में उत्पन्न हुआ माना जाता है। इस मत के अनुसार आज से 25,000 से 30,000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप से इंसान माइग्रेट होकर मेसोपोटामिया में बसे होंगे, और आगे चलकर उन्होंने इस सभ्यता का विकास किया होगा। लेकिन इस मत के साथ दिक्कत यह है कि यह विशिष्ट DNA भारतीय उपमहाद्वीप, हिमालय और तिब्बत के क्षेत्रों में वर्तमान में भी मिलता है, लेकिन वर्तमान में यह सीरिया और इराक के क्षेत्रों से नदारद है। जिसका एक कारण तो यह हो सकता है कि मेसोपोटामिया का भूगोल और इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि यहाँ पर बहुत सी दूसरी मानव जातियाँ एक के बाद एक माइग्रेट करती रही, जिसके कारण यह विशिष्ट DNA अप्रभावी हो गया हो। जैसे कि 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण के समय मंगोल माइग्रेशन, और 17वीं शताब्दी में अरब से बद्दू या बेडुइन जनजाति के लोगों का माइग्रेशन। इसके दूसरे कारण के तौर पर हो सकता है कि यह कंकाल भारतीय उपमहाद्वीप से मेसोपोटामिया की ओर गए व्यापारियों के कंकाल हो। हालांकि इस बात की संभावना कम लगती है, क्योंकि एक तो यह कंकाल लगभग 3,000 वर्षों के समय अंतराल में फैले हुए हैं, और दूसरा ये कंकाल पुरुष और स्त्री दोनों के हैं, जिससे यह व्यापारियों का न होकर किसी संगठित माइग्रेशन का हिस्सा ही लगते हैं, जो लंबे समय तक इस क्षेत्र में उपस्थित रहे। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मेसोपोटामिया क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में भी विभिन्नता रखते थे।
इस सभ्यता की शुरुआत करने वाले क्षेत्र सुमेर के लोग और भाषा सुमेर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले सेमेटिक लोगों और उनकी भाषाओं से अलग थे। सुमेरियन भाषा 5000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2000 ईसा पूर्व तक बोली जाती रही और आज की लैटिन और संस्कृत की तरह सामान्य बोलचाल की भाषा से बाहर हो जाने के बावजूद सुमेरियन भाषा को लंबे समय तक अध्ययन और धार्मिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता रहा। लेकिन 2000 ईसा पूर्व तक आते आते सुमेर के पतन और अक्कद के उदय के साथ सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। यहाँ तक कि सुमेरियन लोग खुद को सुमेरी कहते भी नहीं थे। सुमेर शब्द अक्कदी भाषा के शब्द शुमेरु से निकला है, जिसका प्रयोग अक्कद के लोग दक्षिणी मेसोपोटामिया के क्षेत्र के लिए करते थे। सुमेरी लोग अपने क्षेत्र के लिए किंगिर शब्द का यूज करते थे और स्वयं के लिए मतलब सुमेर में रहने वाले लोगों के लिए वह सग्गिर शब्द का प्रयोग में लाते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक हेडेड मतलब काले सिर वाला। अब सुमेरियंस खुद को ब्लैक हेडेड क्यों कहते थे, इस बारे में भी कई मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार सुमेरियन लिटरली काले सिर वाले मतलब अफ्रीका से आए हुए लोग थे, या फिर हो सकता है कि वह प्राचीन द्रविडियन लोग हों जो आधुनिक दक्षिणी भारत और संभवतः प्राचीन ईरान में भी बसे थे। वैसे सुमेरी लोगों ने खुद की जो मूर्तियां और चित्र बनाए हैं उनमें उन्होंने स्वयं को कुछ खास काले रंग का दिखाया नहीं है और उनके फेशियल फीचर भी उनके पड़ोसी सेमेटिक लोगों से कोई ज्यादा अलग नहीं दिखाई देते। एक दूसरे मत के अनुसार ब्लैक हेडेड शब्द का स्किन के कलर से कोई मतलब नहीं था। यह शब्द बस एक तरीका था स्वयं को सभ्य और अपने आसपास के बर्बर लोगों से अलग और बेहतर बताने का। अजीब लगा? जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तिब्बत और चीन की सभ्यताओं में भी लोग खुद को ब्लैक हेडेड कहते आए हैं, स्वयं को लाल मुंह वाले बर्बर जिनका कोई राजा नहीं होता से अलग और बेहतर दिखाने के लिए। सिनो तिब्बतन और सुमेरियन भाषा में भी काफी समानताएं मिलती हैं, जैसे कि आसमान के देवता के लिए सुमेरियन भाषा में शब्द हैं डिनगिर और मध्य एशिया के सिनो तिब्बतन बोलने वाले कुछ कबीले आसमान के देवता के लिए शब्द का यूज करते हैं तेनगिर। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए सुमेरियन भाषा को सिनो तिब्बतन भाषा समूह में ही रखा गया था, परंतु बाद में पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते इसे हटा लिया गया। तो क्या सुमेरियन सिनो तिब्बतन लोगों के वंशज थे? हो सकता है, लेकिन जो भी हो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होने की संभावना काफी ज्यादा है। परंतु यही तो दिक्कत है कि सुमेरियंस के बारे में संभावना बहुत ज्यादा है और निश्चितता बहुत कम। लेकिन एक चीज जो हम लगभग निश्चित होकर कह सकते हैं वह है कि सुमेरियंस मेसोपोटामिया के मूल निवासी नहीं थे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुमेरियंस के आने से पहले यहाँ के मूल बाशिंदे बिल्कुल बर्बर और जाहिल थे। सुमेर सभ्यता की शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, लेकिन इसके पहले ही लगभग 2000 सालों से मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्रों में रह रहे लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत कर दी थी, जिसे उबैद पीरियड कहा जाता है। इस काल के लोगों ने सुमेर के क्षेत्र में शुरुआती शहर जैसे कि एरिडू, उर और उरुक का विकास शुरू कर दिया था, और ऐसा लगभग निश्चित है कि इन नगरों का विकास उन सुमेरियन लोगों ने नहीं किया था जिनके बारे में हम बात करते आ रहे हैं, जिसका एक कारण यह है कि इन नगरों के नाम की व्युत्पत्ति सुमेरियन भाषा से नहीं हुई है। एरिडू नगर के बारे में तो सुमेरियंस और उनके बाद आने वाले मेसोपोटामिया के बाशिंदे भी बड़े सम्मान और मिथकों के रूप में बात करते थे और मानते थे कि इस नगर को उनके देवता एनकी के द्वारा बसाया गया था। मेसोपोटामिया के निपुर नामक नगर से 1600 ईसा पूर्व का मिट्टी की पट्टिका पर सुमेरियन भाषा में अंकित एक लेख मिला है जिसे एरिडू जेनेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसमें बताया गया है कि कैसे उनके देवताओं एन, एनलिल, एनकी और निहुर सागा के द्वारा सुमेरियंस को बनाया गया और जानवरों के रहने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया गया और फिर राजशाही को धरती पर लाया गया और देवताओं ने ही एरिडू, लाराक, सिपार और शुरूपाक नामक नगरों का निर्माण किया। आर्कियोलॉजिकल खोजों के आधार पर भी एरिडू नगर का अस्तित्व 5400 ईसा पूर्व का माना गया है। इस तरह हमें पता चलता है कि सुमेरियन लोग भी अपने इतिहास के बारे में जागरूक थे और उसके बारे में जानना चाहते थे। 3000 ईसा पूर्व तक आते आते सुमेरियन सभ्यता अपने शिखर पर पहुंचने लगी थी। इस समय सुमेरियन सभ्यता में अलग अलग स्वतंत्र शहरों का विकास हुआ जिनमें उर और लगाश प्रमुख थे। उन्होंने खेती, आर्किटेक्चर और लिखने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने लिखने की एक प्रणाली विकसित की जिसे क्यूनिफॉर्म या किलाकार लेखन पद्धति कहा जाता है। लिखने की कला ने सुमेरियंस को सूचनाओं का संग्रहण करने, कानूनों को लिखने और व्यापार और वाणिज्य में सहूलियत प्रदान की। 2340 ईसा पूर्व तक सुमेर इसी तरह फलता फूलता रहा, परंतु उसके बाद अक्कद के महत्वाकांक्षी राजा सारगोन ने सुमेर पर एक सफल आक्रमण किया। अक्कदी सेमेटिक मूल के लोग थे जो मध्य पूर्व के सेमेटिक भाषाएं मतलब अरबी, हिब्रू और इनसे मिलती जुलती दूसरी भाषाएं बोलने वाले लोग थे। वर्तमान समय में अरबी और यहूदी लोग प्रमुख सेमेटिक जनसमूहों में से हैं। सारगोन के नेतृत्व में अक्कद के लोगों ने मेसोपोटामिया क्षेत्र में पहले विस्तृत सैन्य साम्राज्य का निर्माण किया
जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित था। लेकिन 2200 ईसा पूर्व के आसपास यह अक्कदी साम्राज्य पतन की ओर चल पड़ा था और इसका स्थान उर के नेतृत्व में फिर से सुमेर ने ले लिया। लेकिन यह सुमेरियन पुनरुत्थान ज्यादा समय तक नहीं चला और 2000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिम की तरफ से एक और सेमेटिक कबीले का आक्रमण हुआ जिन्हें एमोराइट्स कहा जाता है। इन्होंने सुमेर के शहरों को जीतकर मेसोपोटामिया में नए साम्राज्य का निर्माण किया और क्योंकि एमोराइट्स ने अपनी राजधानी बेबीलोन को बनाया था, इसलिए इस साम्राज्य को बेबीलोनियन साम्राज्य कहा जाता है। बेबीलोनियंस ने मेसोपोटामिया सभ्यता में सुमेरियन स्टेज के बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्टेज का प्रारंभ किया। हालांकि सुमेरियन संस्कृति लगभग बची हुई थी, लेकिन सुमेर के लोगों का प्रभुत्व अब अंत की ओर था। बेबीलोनियंस ने निरंकुश राजशाही की स्थापना की और इनका सबसे प्रमुख राजा था हम्मुराबी, जिसने उत्तर में असीरिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए कुछ कानूनों का प्रचार प्रसार करवाया जिन्हें द कोड ऑफ हम्मुराबी कहा जाता है। इन कानूनों में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ जैसे कानून शामिल थे। हम्मुराबी के बाद बेबीलोनियन साम्राज्य में कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुआ और धीरे धीरे इनकी शक्ति क्षीण होती गई। अंत में 1550 ईसा पूर्व के आसपास कैसाइट लोगों ने बेबीलोनिया पर अधिकार कर लिया। कैसाइट लोगों के आगमन के साथ ही मेसोपोटामिया सभ्यता के इतिहास में सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से लगभग 500 सालों का अकाल पड़ जाता है, क्योंकि कैसाइट बर्बर लोग थे जिन्हें अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक उपलब्धियों में कोई रुचि नहीं थी। मेसोपोटामिया की पुरातन संस्कृति पूरी तरह गायब हो जाती, लेकिन एक और सेमेटिक लोगों का समूह जो प्राचीन संस्कृति को बचाए हुए था और मेसोपोटामिया के उत्तरी पठारी भाग में असुर क्षेत्र में अपना छोटा सा राज्य लगभग 3000 ईसा पूर्व से स्थापित किए हुए था। अपने क्षेत्र के नाम पर इन लोगों को असीरियन कहा जाने लगा। आगे चलकर असीरियाई लोगों ने अपनी शक्ति और प्रभुत्व में विस्तार किया और मेसोपोटामिया सभ्यता के तीसरे चरण असीरियाई साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। असीरियाई लोगों ने 1300 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में फैलना शुरू किया और जल्द ही उत्तरी मेसोपोटामिया के अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लिया। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते असीरियंस ने बेबीलोन में बची खुची कैसाइट पावर को भी शिकस्त दे दी। असीरियाई साम्राज्य 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सारगोन द्वितीय और सेनाशरीब के नेतृत्व में अपनी शक्ति के शिखर पर था, जब इन्होंने संपूर्ण मेसोपोटामिया, सीरिया, फोनीशिया, इजरायली राज्य और यहाँ तक कि इजिप्ट पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इसी समय इन्होंने अपने लिए एक नई राजधानी निनवे का निर्माण दजला नदी के किनारे पर करवाया। असीरियंस की उपलब्धियां बेशक शानदार थी, लेकिन यह ज्यादा समय तक चली नहीं। इन नए क्षेत्रों को इतनी जल्दी जीता गया कि इनके ऊपर कुशलता से संचालन करना बेहद मुश्किल था। असीरियाई लोग जहां युद्ध करने में बेहद माहिर थे, तो वहीं राज्य चलाने में नौसिखिए। जैसे ही असीरियन साम्राज्य में कमजोरी के चिन्ह दिखाई दिए, वैसे ही जीते गए क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गए, जिससे साम्राज्य दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। इस कमजोर हुए साम्राज्य पर अंतिम आघात किया कैल्डियन लोगों ने। यह एक और सेमेटिक लोगों का समूह था जो मेसोपोटामिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आकर बसे थे। इन्होंने अपने नेता नेबोपोलासर के नेतृत्व में विद्रोह का आरंभ किया और अंत में 612 ईसा पूर्व में राजधानी निनवे पर कब्जा जमा लिया। कैल्डियंस का सबसे प्रसिद्ध राजा नेबुशानेजार हुआ, जिसने जेरूसलम पर अधिकार किया और अपनी राजधानी बेबीलोन को मध्य पूर्व के प्रमुख नगरों में से एक बना दिया। कैल्डियन साम्राज्य अपनी स्थापना के एक सदी से भी कम समय में 539 ईसा पूर्व में फारस के साइरस के हाथों पराजित होकर समाप्त हो गया। फारस के साम्राज्य ने उन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया जो किसी समय में मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आते थे। इसके अतिरिक्त फारसी साम्राज्य एक नई और अलग संस्कृति का परिचायक था, जिसके कारण कैल्डियन साम्राज्य के पतन के साथ मेसोपोटामिया सभ्यता का अंत माना जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की। उदाहरण के तौर पर बेबीलोनिया के लोग एस्ट्रोनॉमी की जटिल गणनाएं करना सीख गए थे। वे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों की चाल का पता लगाने में सक्षम थे। इसके अलावा उन्होंने एंगल्स और टाइम की गणना के लिए 60 के नंबर पर आधारित सिस्टम का भी प्रयोग करना शुरू किया, जो वर्तमान में भी प्रचलित है, जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट इत्यादि। मेसोपोटामिया समस्याओं से रहित नहीं था। इस क्षेत्र ने निरंतर युद्धों और आक्रमणों का सामना किया और एक के बाद एक अलग अलग साम्राज्यों के अधीन रहा, जिसके कारण इसने अपनी एक यूनिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं हासिल की। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो मेसोपोटामिया एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत से महान इनोवेशंस और विकास हुए और जहां नई नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज ने जन्म लिया, जिन्होंने आगे चलकर मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही और भी सभ्यताएं हैं जिन्होंने आधुनिक मानव समाज के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपी थी। उनके बारे में हम इस चैनल में आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। तो अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इतिहास्यास्पद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।